जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का इंडिया जीके की क्लास में हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए। आज हमारे इंडिया जीके की ग्रुप डी 2026 के लिए क्लास नंबर 20 है, जिसके अंदर आपकी 15 नंबर की इंडिया जीके पूछी जाती है। तो आप हमारी इस क्लास को डेली ज्वाइन करते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी सीरीज को टाइम से ज्वाइन कीजिए और अपनी कॉपी पेन के अंदर नोट करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे फटाफट आप उनका रिवीजन कर सको। बाकी क्लासेस डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये प्रकृति में गैर न्यायिक है। क्या ये गैर 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 न्यायिक है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये इसके अंदर सही नहीं है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत किया गया है। देखिए, मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो सोवियत संघ से लिया गया है, अमेरिका से नहीं लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य प्रकृति के अंदर क्या होते हैं? गैर न्यायिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य: चुनाव के दौरान मतदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, संविधान का पालन करना। तीनों के तीनों तो भाई मौलिक कर्तव्य हैं आपके, लेकिन चुनाव के दौरान मतदान करना ये आपका कोई कर्तव्य नहीं है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। कौन सी समिति थी अगर आपसे पूछा जाए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग नंबर 4 के क के अंदर व अनुच्छेद नंबर 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। तो चुनाव मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये भी सही है आपका। संविधान का अनुच्छेद नंबर 51A, जिसके अनुसार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद नंबर 51A, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसमें ये कहा गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A के सी के अंदर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के क और अनुच्छेद नंबर 51 क, अनुच्छेद नंबर 51 क, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51A का जो सी पार्ट है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अनुरक्षण अक्षुण्ण बनाए रखें। मूल कर्तव्य 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? देखिए, ABCDG, यानी कि जो मूल कर्तव्य 51A के तहत जोड़े गए उसके अंदर भाई धाराएं हैं ABCDEFG। तो पूछा गया जो जी है वो किससे संबंधित है? वो जी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागने का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया मेरे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A के आई पार्ट के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51A का के अंदर कहा गया है, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 साल के बीच की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 21 के समान है? कौन सा? देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था, जिसके तहत मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद नंबर 21A के समान है। 21A के समान है। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 51A का के, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षण बच्चों को शिक्षा के अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? बी ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? निर्वाचित राज्यसभा सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मेरे दोस्तों, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जो पुदुचेरी है उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का विधानसभा सदन भाग लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। विधानसभा विधान परिषद दोनों नहीं लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, केवल और केवल विधानसभा लेता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 54, जिसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यानी कि निर्वाचन की जो व्यवस्था है कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद नंबर 54, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 58 ये कहता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। अनुच्छेद नंबर 58 कहता है ये बात। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 60, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत भाई? अनुच्छेद नंबर 60 के तहत, अनुच्छेद नंबर 60 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 69, जिसके तहत उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जो उस टाइम का तत्कालीन जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन। यानी कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 69 में। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को आप किस तरीके से हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को आप महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति को
संविधान का अनुच्छेद नंबर 61, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा भाई? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है। ठीक है। महाभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। पहला सही है मेरे दोस्तों, 1/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ए और डी इसके अंदर सही है, बाकी इसके अंदर गलत हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 61। देखिए, राष्ट्रपति को उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक कैसी प्रक्रिया है? बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के प्रति जो महाभियोग लगाया जाता है संसद के द्वारा वो एक कैसी प्रक्रिया है? तो वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले प्राप्त होनी चाहिए। निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? नैतिक पतन हेतु, किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग के द्वारा संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 किससे संबंधित है भाई? भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 संघ से संबंधित है। और कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक है। अनुच्छेद नंबर 151 तक है। और संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 62 है, जिसमें राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके लिए, उसको भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव और उसकी जो पद अवधि है उसे संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 62 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन। तो भाग नंबर 5 में अनुच्छेद नंबर 52 से 51। भाई 32वें नहीं है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई। अनुच्छेद नंबर 40 नहीं है और अनुच्छेद नंबर 161 भी नहीं है। अनुच्छेद नंबर 40 के तहत मैंने आपको बताया था पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? वो है मेरे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 71। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए, उसका विवाद निपटाने के लिए कौन निपटाएगा? वो निपटाएगा सुप्रीम कोर्ट, और उसी का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद नंबर 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना। भाई राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर है राज्यसभा की संरचना का उल्लेख।
अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद नंबर 71 बता दिया आपको। अनुच्छेद नंबर 65, राष्ट्रपति के पद में अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण क्या है, रिक्त खाली पड़ा है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अनुच्छेद नंबर 65 के अंदर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 71। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 71 भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई विवाद होता है तो कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। अनुच्छेद नंबर 69 क्या कहता है, जिसके अंदर उपराष्ट्रपति की पद का उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वही इसके अंदर आपको मिलता है। 70 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 80 भाई राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को अक्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है? तो आपने देखा होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी दे दे तो राष्ट्रपति को क्या होता है भाई, उसको कम करने की, सजा कम करने की या माफ करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 72 जिसके तहत किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को अक्षमा करना, प्रतिलंबित करना या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 123। अनुच्छेद नंबर 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 72 अक्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देता है। ये किसको देता है भाई, ये मेरे दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह के ऊपर करता है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर करता है। मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 75, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 25 क्या बोलता है, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के सभी नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे दोस्तों। और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन हमें मिलता है, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, हमारे मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर मैंने आपको बताया था 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो उनका बचपन है उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद नंबर 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन हमें इसके अंदर मिलता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच के संबंध को स्थापित करता है अनुच्छेद नंबर 75, जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? वो है अनुच्छेद नंबर 77। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए एक अनुच्छेद है मेरे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 67, जो हमें उपराष्ट्रपति की पद अवधि किसकी, उपराष्ट्रपति की पद अवधि, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर यानी कि उसका जो कार्यकाल है वो कब तक बना रहेगा। अनुच्छेद नंबर 81 क्या बोलता है भाई, वो बोलता है लोकसभा की संरचना, ठीक है, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद नंबर 81। अनुच्छेद नंबर भाई 48 भी आपको बहुत बार बताया, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका बी लगा दोगे। नेक्स्ट बताइए, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च
सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट बताइए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 267 का 1, जिसके तहत संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन लगा दोगे भाई। नेक्स्ट बताइए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तब मेरे दोस्तों होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति की बीमारी के कारण या भाई उसकी अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारणों से अगर वो पद पर कार्य करने में असमर्थ है और उपराष्ट्रपति भी असमर्थ है, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कार्यवाहक होगा? वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बताइए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने और किसके द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? वो है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति के द्वारा सहमति बनने के बाद कोई विधेयक संसद का क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान का मैंने आपको बताया था भाग नंबर 5 किससे संबंधित है भाई? संघ से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 और इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है, जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारत के महान्यायवादी होता है उसके संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट बताइए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट विटो का उपयोग किया था? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 11 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 111 के तहत राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्रदान है और वो कौन थे मेरे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 111 मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 111, जिसके तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो इसके बाद क्या हो जाता है? पूरा विधेयक का अंत हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति की पॉकेट विटो कहा सकता है, पॉकेट विटो शक्ति कहा जाता है। फिर बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 111 भारत के राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्रदान करता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो इसके बाद विधेयक का अंत हो जाता है और राष्ट्रपति की पॉकेट विटो शक्ति उसको कहा जाता है। पॉकेट विटो शक्ति का सबसे पहली बार प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के अंदर किया था। नेक्स्ट भाई, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 123 के अनुसार संसद का अगर कोई भी सत्र नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद के अंदर कानून पारित होने पर होता है, तो उसका भी अध्यादेश उतना ही मेरे दोस्तों क्या होगा? प्रभावशाली होगा। अनुच्छेद नंबर 121 क्या कहता है? संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध आर्टिकल नंबर 121 संसद में
चर्चा पर प्रतिबंध। ठीक है, पूरी पॉलिटी के अंदर कुछ नहीं है, केवल और केवल आर्टिकल हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। कब याद होंगे? जब डेली क्लास ज्वाइन करोगे और रिवीजन करोगे। अनुच्छेद नंबर 122, न्यायालयों के द्वारा संसद की जो कार्यवाही है, उसकी जांच न किया जाना। ठीक है, न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा। 124 क्या बोलता है? हाई कोर्ट की स्थापना और गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अगर किसी का नया उच्च न्यायालय बनाना है, उसकी स्थापना करनी है, उसका गठन करना है, तो कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 124, 124। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 अध्याय नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? संसद में चर्चा पर भाई क्या बोला गया? निर्बंधन। ठीक है, और सही है। कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाई राष्ट्रपति की शक्ति कब प्राप्त होती है अध्यादेश जारी करने की? जब संसद का कोई सत्र ना हो मेरे दोस्तों। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद नंबर अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123। और राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र न चल रहा हो, और राष्ट्रपति से किसी भी समय वापस ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भी हैं, और भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति है भाई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद, भारत की आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी है। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1928 को। 20 जून 1928 को कहां पर हुआ था मेरे दोस्तों? ओडिशा के अंदर हुआ था। ओडिशा का एक छोटा सा गांव है, जिसका गांव का नाम है मयूरगंज गांव। कौन सा गांव है? मयूरगंज। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 ये बात कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत का सबसे सर्वोच्च अधिकारी, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और अभी कौन है मेरे दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, वर्तमान में कौन है मेरे दोस्तों? वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। अनुच्छेद नंबर 45 आपको बताया था 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद नंबर 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है भाई? 5 साल का। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का। अनुच्छेद नंबर 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? इनमें से पूछा गया कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 66 का 3 जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होने चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए भाई।
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना, योग्यता होना, उनका भारत का नागरिक होना, उनकी आयु 40 वर्ष भी, 40 वर्ष नहीं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। तो केवल और केवल इसके अंदर सी उसकी पात्रता के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि 35 साल होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति? इसका आंसर मेरे दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिए। अच्छी लगी अगर आपको सीरीज तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ्स डेली रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट 230 रुपीज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका प्राइस मात्र 230 रुपीज रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ में।